हाय एवरीवन, हम भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम आज सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पाषाण काल, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें उस समय मिली जब भारत में ब्रिटिश शासन था। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से प्राप्त हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के डायरेक्टर जनरल जॉन मॉर्सल थे। उनके द्वारा 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी गई। जिस समय यह खुदाई हुई तो उस समय पूरा का पूरा शहर हमें नीचे दिखाई दिया। इस इमेज में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो किस तरह का शहर था। देखिए, धरती के नीचे दफन यह पूरा का पूरा शहर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले हम नगरीय योजना को देखते हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में जो दुर्ग थे वह नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे। उनमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। स्टूडेंट्स, जिस समय खुदाई हुई तो सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई हुई और इतिहास का एक सिद्धांत है कि जिस स्थान की खुदाई पहले होती है उस स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में नगर निकासी प्रणाली बहुत उत्तम थी। हर घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व की अन्य सभ्यताओं से अधिक उत्तम माना गया, क्योंकि इसकी नगरीय योजना बाकी सभी सभ्यताओं से उत्तम थी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इत्यादि सभ्यताएं भी अस्तित्व में थी। सुमेरिया की सभ्यता भी अस्तित्व में थी, लेकिन सर्वोत्तम नगरीय प्रणाली अर्थात नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्तम थी। नगरीय योजना देखने के पश्चात आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था को देखते हैं। हड़प्पाई क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम मिले हैं। इससे मतलब है कि चावल का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपेक्षाकृत कम किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ की थी। ये कहा जाता है विद्यार्थियों कि कपास का ज्ञान पूरी दुनिया में भारत से ही फैला है और भारत में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती आरंभ की थी। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। हम जानते हैं कि पशुपालन नवपाषाण काल की विशेषता थी। नवपाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता में विस्तृत पैमाने पर कृषि एवं पशुपालन किया गया। आइए अब हम सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। हड़प्पा में काफ़ी संख्या में मुहरें मिली हैं। वहाँ से वजन और मापन की विधियाँ भी पता चली हैं। इन सब चीज़ों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का क्या महत्व था इसके बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। वहाँ पर धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। हमें यह भी ध्यान रखने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यापार की प्रणालियों में केवल यहीं तक नहीं कि भारत ही सीमित हो, वे लोग विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। उनकी मोहरें एवं उनके द्वारा आयात निर्यात की गई वस्तुएं अन्यत्र भी प्राप्त होती हैं। देखिए, चित्र में जो आपको मोहर दिखाई जा रही है यह हड़प्पा सभ्यता की ही मोहर है। इसमें हड़प्पाई लिपि में कुछ अंकित है एवं पशु और कुछ दूसरे चित्र प्रस्तुत हैं। इसी प्रकार यह दूसरी मोहर भी है। ऐसी कई मोहरें हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। आइए अब अर्थव्यवस्था के पश्चात हम हड़प्पाई लोगों की
शिल्पकला को देखते हैं, वहाँ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है, क्योंकि अत्यधिक बड़े बड़े भवन, विशालकाय दुर्ग, महास्नानागार ऐसे ऐसे वहाँ पर स्थापत्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि राजमिस्त्री वर्ग का वहाँ पर निसंदेह अस्तित्व रहा होगा। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की विधि भी जानते थे। अरब सागर में उनका नौकायन होता था, क्योंकि विदेशी व्यापार के लिए उन्हें समुद्र मार्ग में नौका की आवश्यकता होती थी। मनका बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधि, इन सब से भी वह भली भांति परिचित थे। हड़प्पाई लोग चमकदार मिट्टी के बर्तन, सोने, चांदी, कीमती पत्थरों के आभूषण, टेराकोटा की मूर्तियों, कांस्य की वस्तुओं इत्यादि का निर्माण भी किया करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, चित्र में हड़प्पाई लोगों के चमकदार बर्तनों को आप देख सकते हैं। ये वही बर्तन हैं जो खुदाई में हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आइए अब हम हड़प्पाई लोगों का धर्म क्या था, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। टेराकोटा की एक लघु मूर्ति हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, जहाँ पर एक महिला के गर्भ से उगते हुए पौधों को दर्शाया गया है। संभवतः से तात्पर्य यह था कि हड़प्पाई लोग उत्पादन शक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पाई लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पृथ्वी की पूजा किया करते थे। इस प्रकार हड़प्पाई लोग कहीं ना कहीं प्रकृति पूजक थे, ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उनका धर्म प्रकृति पूजक धर्म था। इसके अतिरिक्त हड़प्पाई क्षेत्रों से हमें एक मुहर भी मिली है। वह पशुपति महादेव की मुहर मानी जाती है। उस पशुपति की मुहर पर एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे एक भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरण भी उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, इस मुहर को माना गया है कि यह पशुपतिनाथ की आदि चित्र है। इसके द्वारा यह भी सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि यह बाद में हिंदू धर्म में भी महादेव के रूप में पूजनीय देव बने। स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड और एक सींग वाला गैंडा था। ये जो चित्र में आपके सामने मोहर है, यही वह मोहर है जिसे पशुपतिनाथ की मोहर बताया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें हड़प्पाई लोगों के धर्म की जानकारी वहाँ से प्राप्त मोहरों आदि चीज़ों से प्राप्त होती है। आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को देखते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, अर्थात इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। आइए अब हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल से कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वहाँ से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ से अन्नागार और बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की मूर्तियों को हम अभी आप लोगों को चित्र के साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार की मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। आइए हड़प्पा के पश्चात अब हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं। स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह भी पाकिस्तान के पंजाब में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर संभवतः सामूहिक स्नान होता हो। अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल सुतका गेंडोर है। इसका उत्खनन मिस्टर स्टीन ने किया था। ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दस्क नदी के किनारे पर है। यह हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र बिंदु था। अगला महत्वपूर्ण स्थल चन्हुदड़ो है। इसका उत्खनन NG मजूमदार द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित था।
यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर चन्हूदड़ो है। इस कारखाने के अतिरिक्त यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। यह भी चन्हूदड़ो की एक विशेषता बताई जाती है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात कालीबंगा। कालीबंगा को कालीबंगन भी कहा जाता है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, जो अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं इन्हें यज्ञ कुंड भी कहा जाता है। इसके पश्चात लोथल। लोथल आर राव के द्वारा खुदाई किया गया स्थल है। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी और अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। इसके पश्चात बनावली। RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मनके, जौ ये सब प्राप्त होता है। बनावली के अतिरिक्त धोलावीरा भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज भी RS बिष्ट ने ही की थी। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रणाली एवं जलकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम उन चित्रों को देखते हैं। ये है वो नर्तकी की मूर्ति जो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये युग्म समाधान है जहाँ पर 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। इन शवों के पास में कुछ आवश्यक वस्तुएं भी रखी गई थी। ये जो आपके सामने है वो पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है जो हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और पतन के संबंध में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत देखते हैं। उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, एक देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मार्टिमल व्हीलर, क्रेमर, लियोनार्ड वूली, HD संकालिया, DD कोसाम्बी, इन सभी पुराविदों एवं इनके अतिरिक्त और दूसरे भी कुछ पुराविद हैं जिनकी मान्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। व्हीलर समेत इन विद्वानों की धारणा है कि मेसोपोटामियाई सुमेरियाई सभ्यता सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती है। ऐसा मानने वाले विद्वान तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामियाई सभ्यता में काफ़ी कुछ समानता दृष्टिगत होती है। इन सभी विद्वानों का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं पर साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित रहा है। इसी कारण इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। इनके अलावा स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन दंपति, फेयर सर्विस, जॉर्ज ऑफ वेल्स, रफ़ीक मुगल आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के आरंभ में जो ग्राम संस्कृतियाँ विकसित हुई थी वे ही हड़प्पा संस्कृतियों का मूल आधार हैं। इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता किसी विशिष्ट सभ्यता से अनुप्रमाणित न होकर स्थानीय संस्कृतियों से विकसित हुई। यदि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो इससे तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों ने देशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। इनका मत था कि हड़प्पा संस्कृति से पहले कुछ ग्रामीण संस्कृतियाँ भारत में थी। उन्हीं संस्कृतियों ने बाद में हड़प्पा संस्कृति का निर्माण किया। इन विद्वानों को देशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने के पश्चात अधिक मान्यता मिली और आज भारतीय इतिहास में एवं वैश्विक इतिहास में ही सिंधु घाटी सभ्यता को देशी उत्पत्ति के द्वारा उत्पन्न बताया जाता है। उत्पत्ति के पश्चात अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ यह देखते हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे समाप्त कर दिया। बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य भी मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी तो है ही, इनमें भूकंप भी एक महत्वपूर्ण कारक है। स्टूडेंट्स, आर्य आक्रमण का सिद्धांत मॉर्टिमन व्हीलर जैसे विद्वानों का दिया हुआ है, लेकिन आज के समय में यह सिद्धांत
मान्य नहीं है। माना यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक कारण से पतन की अवस्था को प्राप्त नहीं हुई, बल्कि कई ऐसे कारक रहे जिनसे यह अवस्था नष्ट हुई। इनमें प्राकृतिक, बाढ़जन्य एवं युद्ध संबंधी कारक महत्वपूर्ण रहे। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात भी सिंधु घाटी पूर्णतः नष्ट नहीं हुई, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए एवं भिन्न संस्कृतियों को विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।